हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 वर्क एंड एनर्जी। क्वेश्चन 1, व्हाट डिटेल्स आंसर्स। देखो, द एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो अभी यहाँ पे हमें डिफरेंस बताना है। व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, क्या डिफरेंसेस है वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी और सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द मोशन ऑफ बॉडी और ऑफ द पार्टिकल्स इन द सिस्टम। दैट मीन्स जो एनर्जी रहती है बॉडी में विद रिस्पेक्ट टू इट्स मोशन, मीन्स मोशन के रिस्पेक्ट में जो उसमें एनर्जी रहती है उससे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट। जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है वो ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड रहती है बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और कॉन्फिगरेशन। उसका जो पोजिशन है, कॉन्फिगरेशन है, उसकी वजह से वो एनर्जी स्टोर्ड रहती है ऑब्जेक्ट में। Next, kinetic energy of an object is relative to other moving and stationary object in its the immediate environment. Means वो जो एनर्जी रहती है, काइनेटिक एनर्जी, वो रिलेटिव रहती है जो भी उसके अराउंड मूविंग या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो उनके इमीडिएट एनवायरमेंट में वो आती है। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट द रिलेटिव टू द एनवायरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी एनवायरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, kinetic energy can be transferred from one moving object to another, say collision. दैट मीन्स अगर कोई दो ऑब्जेक्ट वो एक दूसरे को टकराए तो क्या होती है, जो काइनेटिक एनर्जी वो ट्रांसफर हो जाती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। वैसे पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती। पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसफर। फ्लोइंग वाटर सच एज व्हेन फॉलिंग फ्रॉम अ वाटरफॉल, मीन जो एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं, जो फ्लोइंग वाटर है जब वो ऊपर से गिरता है वाटरफॉल से तो वो हो गई काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जो वाटर रहता है टॉप ऑफ द वाटरफॉल बिफोर द प्रिसिपाइज, मीन्स वो गिरने से पहले जो वाटर स्टेशन वहाँ पे वो है पोटेंशियल एनर्जी। दोनों के यूनिट जो है वो जूल में है। ओके, इसका भी यूनिट जूल है, इसका भी यूनिट जूल है। और जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है स्पीड अपॉन वेलोसिटी एंड मास। एंड जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है हाइट और डिस्टेंस एंड मास। ओके, नेक्स्ट है डिराइव द formula for kinetic energy of an object of mass m moving with the velocity v। मीन्स उसका जो मास है वो है m एंड वेलोसिटी है v। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी possessed by an object by virtue of its motion। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। तो अभी हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो देखो, लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ m विच इज रेस्ट लेइंग ऑन द टेबल। मीन्स एक ऑब्जेक्ट है जो टेबल पे पड़ा है। तो देखो, अभी उसमें हमने लेट्स ए फोर्स एफ एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट विच मूव द ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस एस। मीन्स क्या हुआ, एक फोर्स अप्लाई किया ऑब्जेक्ट पे और वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव हुआ थ्रू द डिस्टेंस एस, ये डिस्टेंस पे मूव हो गया। तो जो वर्क डन हुआ वो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो W वर्क डन इज डिनोटेड बाय W। फोर्स मीन नेट फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये हो गया इक्वेशन 1। लेट द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट कॉजेस अ चेंज इन इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u to v and let be the acceleration. Okay, so the equation of motion is equal to v square minus u square is equal to 2as। जो s हो गया वो हम कैसे लिख सकते हैं, v square minus u square upon 2a। so by the Newton second law, तो F is equal to mass into acceleration। Therefore, from equation 1, 2 and 3 we can say that W is equal to, तो फोर्स का हमने क्या डाल दिया, ma डाल दिया। और नेक्स्ट जो s था, s का जो फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे डाल दिया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो क्या हो जाएगा इक्वल टू, ये जो 1/2 ये मैंने बाहर निकाल लिया इंटू m, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा m इन ब्रैकेट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसलिए u की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाएगी। तो अगर u की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, w इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। So we know that the kinetic energy of body moving with a certain velocity is equal to the work done of an object to acquire the velocity from rest। मीन जो काइनेटिक एनर्जी होती, जो बॉडी मूव होती विथ सर्टन वेलोसिटी विच इज इक्वल टू जो वर्क डन होता है ऑब्जेक्ट का एट द टाइम ऑफ रेस्ट, वही इक्वल है। इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर ऐसा डिराइव कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना डेरिवेशन। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Prove that the kinetic energy of a freely falling object on reaching the ground is nothing but the transformation of its initial potential energy. वो अभी हमें बताना है. देखो, let's the object be at point A. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है at the height of h. ये हाइट बता दी हमने, h ये इतनी हाइट हो गई. Above the surface of earth as shown in figure. देखो यहाँ पे अर्थ है, ये हाइट है, यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन हो जाएगा. मीन्स यहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे गिरना शुरू होगा. नाउ द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, दैट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u इज इक्वल टू 0. ये 0 हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी क्या रहती, k इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. सो वेलोसिटी भी 0 ही रहेगी एट द टाइम. सो 1/2 mu स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हम बोल सकते हैं. और पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती, u इज इक्वल टू mgh. तो ये हो गया. नाउ एट पॉइंट बी. ओके, अभी पॉइंट बी के क्या है, लेट्स द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी vb एंड द ऑब्जेक्ट हैज फॉलन थ्रू डिस्टेंस x. सो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, देखो ub स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gx. देयरफॉर ub स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2gx, क्योंकि ये 0 निकल जाएगा. सो काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgx. मीन्स जो है वही हम बोल सकते हैं कि वो इक्वल टू mgx है. देयरफॉर u इज इक्वल टू mg इन ब्रैकेट h माइनस x. मीन्स टोटल हाइट माइनस, ये देखो ये टोटल हाइट है, माइनस हमने इतनी हाइट माइनस कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, h माइनस x इतनी हाइट हो जाएगी. ओके, ये हाइट इतनी हो गई और u के जगह पे यहाँ पे वेलोसिटी v1 हो गया. देयरफॉर ये जो अपना u है यहाँ पे mgh था, तो h की जगह h माइनस x हो जाएगा. सो mgh माइनस x, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया. नाउ एट पॉइंट C, लेट्स द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी vc एंड द ऑब्जेक्ट हैज फॉलन थ्रू द डिस्टेंस h. यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, देखो vc स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh. देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. नाउ काइनेटिक एनर्जी k is equal to 1/2 mv square is equal to mgh. Therefore, potential energy u is equal to 0. So, from equation 1 and 3, we see that the potential energy of an object at point A has transferred to its kinetic energy at point C. Thus, it can be calculated that the kinetic energy of freely falling object on reaching the ground is nothing but the transformation of its initial potential energy. That means, देखो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, राइट. बट अभी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट फॉल हुआ, तब हमें जो काइनेटिक एनर्जी मिली वो थी mgx थी, क्योंकि u क्या था, mgh माइनस x हो गया, तो hh कैंसिल हो गया, तो mgx यहाँ पे आ गया, राइट. और लास्ट में अभी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो गई, 0 हो गई. और जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो गई, जो एट इनिशियल लेवल पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वही काइनेटिक एनर्जी जब ऑब्जेक्ट फॉल हुआ तब हो गई. इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी रहती फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अभी नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन डी. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. अभी हमें वर्क डन निकालना है जब उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. तो वर्क डन क्या रहता है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड फोर्स. जो फोर्स अप्लाइड होता है, जो डिस्प्लेसमेंट रहता है ट्रांस बाय द ऑब्जेक्ट एंड द एंगल बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क डन हम कैसे लिखते हैं, W इज इक्वल टू FS इंटू कॉस फाई. तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस फाई. तो यहाँ पे थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है. Therefore cos 30 is equal to, उसकी वैल्यू क्या है, √3/2. तो हम cos थीटा की जगह वैल्यू डाल देंगे 3/2. सो W इज इक्वल टू f ऑफ s. तो क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू f ऑफ s. द वर्क डन बाय फोर्स इज व्हेन द फोर्स इज √3/2 इंटू f ऑफ s अप्लाइड एट एन एंगल 30. तो ये हमने वर्क डन निकाल लिया. नेक्स्ट है, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज 0 मोमेंटम, किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम 0 है, डज इट हैव काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्लेन योर आंसर. अगर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 0 है तो p इज इक्वल टू क्या रहता है, mv रहता है. एंड इफ p इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज आल्सो 0 बिकॉज दिस इज बिकॉज मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी 0. जो ऑब्जेक्ट का मास रहता है वो कभी भी 0 नहीं रहता है. नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट k इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. बट v क्या है, 0 है ना, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो k भी 0 हो जाएगा. Hence, when the object has 0 momentum, its kinetic energy is also 0.
नेक्स्ट, why is the work done of an object moving with uniform circular motion 0? वर्क डन 0 क्यों बोलते हैं? जो यूनिफॉर्मली ऑब्जेक्ट मूव रहता है उसका, तो ये बताएं। देखो, तो W इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस फाई, राइट। In circular motion, the direction of force acting on the object is radially inwards and direction of motion of an object is tangential to the circular path at every instant of time. Thus, the angle theta between the force vector and displacement vector is always 90 degree. क्या रहता है? जब भी कंटिन्यू ऑब्जेक्ट सर्कुलर फॉर्म में मूव होता रहता है, तब क्या रहता है? उसका जो इनवर्ड डायरेक्शन रहता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो ऑलवेज टेंजेंशियल रहता है टू द सर्कुलर पाथ। तो उसकी वजह से उनके बीच में जो एंगल बनता है वो ऑलवेज 90 डिग्री रहता है। तो थीटा 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा क्या रहता है? 0 हो जाता है। इसलिए द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर इज 0। नेक्स्ट है, चूज वन और मोर करेक्ट अल्टरनेटिव्स। अभी यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे तो हमें करेक्ट अल्टरनेटिव फाइंड आउट करना है। देखो, फॉर वर्क टू बी परफॉर्म एनर्जी मस्ट बी, वर्क परफॉर्म होने के लिए एनर्जी कैसे चाहिए? इट मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। जूल किसका किसका यूनिट है? वर्क का भी है और एनर्जी का भी है। ओके, नेक्स्ट है, which of the force involved in the dragging a heavy object on a smooth horizontal surface have the same magnitude? एक ऑब्जेक्ट है जो कि हम ड्रैग कर रहे हैं स्मूथ और हॉरिजॉन्टल सरफेस से, और उसको सेम मैग्नीट्यूड, तो कौन सा फोर्स रहेगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द रिएक्शन फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है और जो अपोजिट वर्टिकल डायरेक्शन में से जो रिएक्शन फोर्स आता है, हैव द सेम मैग्नीट्यूड। फ्रिक्शन इज नॉट द एक्शन एज द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज स्मूथ। तो इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ है। नेक्स्ट, पावर इज मेजर ऑफ द, it is measure of the rapidity with which work is done. Next है, while dragging a lifting an object negative work is done by, किससे होगा? So while dragging a lifting an object the negative work is done by frictional and gravitational, क्या आएगा? फ्रिक्शनल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पेक्टिवली। देखो, ये फ्रिक्शनल और ग्रेविटेशनल, तो थर्ड और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग प्रॉपर अल्टरनेटिव। देखो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज लीस्ट व्हेन यू आर स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड। जब आप ग्राउंड पे स्लिप करते हो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है? क्या रहती है? सबसे कम रहती है। नेक्स्ट, the total energy of an object falling freely towards the ground remains unchanged, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट, if we increase the velocity of car moving on a flat surface to 4 times its original speed, its potential energy will not change। आप कैसे भी करो बट जो पोटेंशियल एनर्जी वो एज इट इज रहती, वो कभी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट, द वर्क डन on an object does not depends on the initial velocity of an object। जो वर्क डन रहता है वो कभी भी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं रहता है। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक्टिविटी क्या है? टेक 2 एल्यूमिनियम चैनल ऑफ डिफरेंट लेंथ, ओके, प्लेस द लोअर एंड ऑफ चैनल ऑन द फ्लोर एंड होल्ड देयर अपर एंड एट द सेम हाइट। मीन्स एक लोअर एंड पे क्या करना है? फ्लोर पे वो प्लेस करना है, दूसरा जो है अपर एंड वो सेम हाइट पे हमें होल्ड करके रखना है। नाउ टेक 2 balls of the same size and wait and release them from the top end of the channel. They will roll down and cover the same distance. तो क्वेश्चन से देखो, एट द मोमेंट ऑफ रिलीजिंग द बॉल विच एनर्जी डू द बॉल्स हैव? रिलीजिंग के वक्त उसके पास कौन सी एनर्जी रहेगी? तो वो रहेगी पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट, एज द बॉल रोल डाउन विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू विच अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी? देखो, जब रोल डाउन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है बॉल की वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में एज दे रोल डाउन। व्हाई डू द बॉल कवर द सेम डिस्टेंस ऑन द रोलिंग डाउन? ओके, तो अभी यहाँ पे क्या बोलना चाहिए? व्हाई द बॉल्स कवर सेम डिस्टेंस आफ्टर द रोलिंग डाउन। डिस्टेंस सेम क्यों कवर करते हैं आफ्टर रोलिंग डाउन, ये हमें बताना है। देखो, द बॉल विच possess same potential energy because the channel are of same height। ओके, चैनल की हाइट सेम पे, एज वेल एज द वेट ऑफ द बॉल आर सेम, और वेट भी सेम है बॉल का। सो द बॉल ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव चैनल विल possess the same kinetic energy।
ओके और ये फॉलो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Thus the ball will have same velocity at the bottom of channel। तो इसलिए बॉल की वेलोसिटी जो रहेगी वो सेम रहेगी एट बॉटम पे। बिकॉज ऑफ सेम वेलोसिटी दे विल कवर इक्वल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। सेम वेलोसिटी के कारण क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस कवर हो जाएगा। Thus both the ball covers equal distance after rolling down the incline because they possess some potential energy at top of the channel. Next, what is the form of eventual total energy of ball? The total energy of ball will eventually be in the form of kinetic energy. Next, which law related to energy does the above activity demonstrate? कौन सी है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज डेमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग दिस एक्टिविटी। तो हमें हमें वो एक्सप्लेन करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों। देखो एट टॉप ऑफ द चैनल द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉल इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, जो बॉल की एनर्जी थी वो कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। नाउ एट द बॉल रोल डाउन, अभी बॉल गिरने लगे तो क्या है, दे कम इनटू द मोशन, उनमें एक मोशन आ गया। सो दिस मोशन शोज दैट बॉल्स नाउ पोजेस काइनेटिक एनर्जी टू। तो बॉल में काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। So as law of conservation of energy states that energy cannot be created nor destroyed। एनर्जी हम कभी भी बना नहीं सकते और वो उसे खत्म भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। दिस मीन्स दिस काइनेटिक एनर्जी केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल। तो हम क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैसे आ गई एग्जिस्टेंस में, जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई काइनेटिक एनर्जी पिक्चर में आने लगी। सो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द हाइट। Also, when the ball reaches the bottom, total mechanical energy of ball is in the form of kinetic energy. This shows that all the potential energy of ball gets converted into its kinetic energy. Next, solve the following example. An electric pump has 2 kilowatt power. एक इलेक्ट्रिक पंप है, उसकी पावर है 2 किलोवाट। हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट एवरी मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मिनट। तो एवरी मिनट में जो वो पंप है वो कितना पानी लिफ्ट करेगा 10 मीटर के हाइट पे। तो देखो P इज इक्वल टू 2 किलोवाट, पावर कितनी दी है 2 किलोवाट। सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो हम W क्या बोल सकते हैं, P इंटू टी। ओके, पावर इंटू टाइम टेकन। सो फॉर एवरी मिनट दैट इज कितने हो गए 60 सेकेंड्स हो गए। वर्क डन बाय पंप इज, देखो W इज इक्वल टू 2 इंटू 1000 इंटू 60। 2 इंटू 1000 किया क्योंकि किलोवाट को वैट में कन्वर्ट कर दिया, तो 100 से 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और मिनट कितने थे 60, इसलिए वो क्या हो गया 1,20,000 जूल। ओके, सो नाउ दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द वाटर एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर हो जाएगी। दस mgh इज इक्वल टू 1,20,000 जूल। सो m इज इक्वल टू, हम क्या बोलेंगे, g और हाइट कितनी थी 10 और ग्रेविटी कितनी है 9.8, वो बाय डिफॉल्ट रहती। तो 1,20,000 अपॉन 9.8 इंटू 10, तो कितना हो गया 1224.5 kg। सो हम क्या बोल सकते हैं, hence 1224.5 kg of water is lifted by the pump every minute of height of 10 minutes. Okay, now next question. If a 1200 watt electric iron is used daily for 30 minutes, how much total electricity is consumed in the month of April? देखो total electricity consumed in the month of April is E is equal to P into T into total days in April month P। तो पावर कितनी हो गई 1200। ओके, नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, टाइम कितना रहेगा 30 मिनट डेली बोला है, ऐसे वो पूरे तो हमें 30 मिनट का सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30 इंटू 60 हो जाएगा इंटू मंथ ऑफ अप्रैल, वो कितने डेज है अप्रैल में 30 डेज है, तो क्या हो जाएगा 64.8 इंटू 10⁻6 जूल। सो वी नो दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। दस एनर्जी, तो जो टोटल यूनिट्स हो गए वो कितने हो गए 18 यूनिट्स इट विल कंज्यूम। नेक्स्ट है, if the energy of ball falling from height of 10 meter is reduced by 40%, how high will it rebound? देखो energy of ball at height 10 meter is equal to mgh is equal to 10 mg। okay, so let the ball rebounds to height h where the energy reduces by 40%. Therefore energy at height h is equal to mgh dash is equal to 60% of energy at height at 10 meter। तो क्या हो जाएगा 60 अपॉन 1000 इंटू 10 mg विच इज इक्वल टू 6 mg। तो हम क्या बोल देंगे
और mgh इज इक्वल टू 6 mg इज इक्वल टू 6 मीटर, तो क्या होगा 6 मीटर पर रिबाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ कार इंक्रीजेस फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच इज द वर्क डन इफ द मास ऑफ कार इज 1500 kg। देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर विच इज इक्वल टू 20 मिली सेकेंड, राइट, 20 मीटर पर सेकेंड ऐसे हम बोल सकते हैं। तो u कितना था स्टार्टिंग एक्सेलरेशन 54 किलोमीटर पर आवर विच इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, और मास कितना दिया है 1500 kg। सो वर्क डन बाय कार इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार। तो देखो काइनेटिक एनर्जी चेंज तो KEF फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल, ओके। सो वर्क डन क्या हो जाएगा देखो 1/2 इंटू mv स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू mu स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल पे वो क्या रहेगा 54 रहेगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 72, तो 1/2 m इन ब्रैकेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, सो 1/2 इंटू 1500 20 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, ये 20 और ये 15 यहाँ पे हमने पुट कर दिया विच इज इक्वल टू 1,31,250 जूल। तो ये हो गया फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन है रवि अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड मूव अ बुक 30 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या किया रवि ने एक फोर्स अप्लाइड किया कितना 10 न्यूटन का, और एक बुक मूव किया, जो बुक था वो मूव किया कितने 30 सेंटीमीटर पे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हाउ मच वॉज द वर्क डन बाय रवि। तो रवि ने कितना वर्क डन किया वो हमें बताना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला है F इंटू एस कॉस थीटा, ओके। बट यहाँ पे थीटा क्या है 0 है, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई हुआ वो उसी डायरेक्शन में था। तो F इज इक्वल टू 10 न्यूटन और S कितना है 30 सेंटीमीटर, तो 0.03 मीटर हम बोल सकते हैं, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और कॉस थीटा कॉस 0 कितना होता है 1 रहता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू 10 इंटू 0.03 इंटू 1, तो वो कितना हो गया 3 जूल। तो रवि ने कितना वर्क डन किया 3 जूल। तो ये था अपना जो आपने एक्सरसाइज थी चैप्टर 2 की वो, तो यहाँ पे खत्म होती है। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।